नहीं किसी साहित्य वाले टॉपिक को कमजोर कर लें, कमजोर किसी शीर्षक को नहीं रखना है, सभी शीर्षकों को हमें बराबर महत्ता देनी है, बराबर उनको पढ़ते हुए चलना है। दूसरा शीर्षक मैं यहां पर एक बार कंपेयर कर लेता हूं जो हमारे पाठ्यक्रम में है। ऊपर जो पीले कलर में लिखा हुआ है वो सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम है और नीचे जो लिखा हुआ है वो फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारम संधि संधि विच्छेदश्च, दो प्रकार के इन सूत्रों के अनुसार संधि और संधि विच्छेद के प्रश्न। और इसमें देखो निम्नलिखित सूत्राणाम आधारे स्वर व्यंजन विसर्ग संधि नाम ज्ञानम और सूत्रानुसारम संधि ही संधि विच्छेदश्च, बात वही है, उस बात को अलग व्याख्या के रूप में रख दिया। तीनों प्रकार की जो बड़ी संधियां हैं, जिसको यद्यपि हम 5 प्रकरणों में बांट करके चलेंगे, पंच संधि प्रकरण, लेकिन बड़े रूप तो 3 ही हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उन तीनों का ज्ञान और सूत्रों के अनुसार संधि और संधि विच्छेद करना। अब कौन कौन से सूत्र हैं? सबसे पहले स्वर संधि, अच संधि में देख लीजिएगा। देखो इको यनची एचोय वायाव है, अकह सवर्णे दीर्घ है, आदगुण है, वृद्धि रेची, एंगी पर रूपम, एंगे पदांतादति और ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। दोनों में कॉमन सूत्र हैं, सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी। ये अब जैसे मैंने बताया आपको, यण संधि आ गई, अयादि संधि आ गई, गुण संधि आ गई, वृद्धि संधि आ गई, दीर्घ संधि आ गई, एंगे पदांतादति पूर्व रूप संधि आ गई और एंगी पर रूपम पर रूप संधि आ गई, 5 और 2 7, और प्रगृह्य संज्ञा के आधार पर प्रकृति भाव संधि आ गई। अब ये सूत्र आगे इनके साथ में यदि इनका कोई संभावित कोई प्रकरण होगा तो उसको भी हम साथ लेकर के चलेंगे। जैसे पर रूप के 4-5 प्रकरण आएंगे, उनको भी साथ लेकर के चलेंगे। वृद्धि के प्रसंग में आपको सामान्य ज्ञान होगा, वृद्धि रेची के अलावा एक प्रसंग आता है सप्त विषयी वृद्धि का, 7 विषय हैं वृद्धि के, वो प्रकरण भी यथावत आपको रखने हैं, अर्थात उनको भी हम साथ में देखेंगे, उनका भी प्रकरण साथ में हम लेकर के चलेंगे। तो ये एक प्रसंग में जितने भी प्रसंग आएंगे उनको हम रखेंगे, मतलब यहां पर कोई भी अंतर नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के दृष्टिकोण से। ठीक उसी प्रकार से व्यंजन संधि या हल संधि का भी देख लीजिएगा। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि, अनुनासिक संधि या फिर पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि, मौनुस्वार है, अनुस्वार संधि, अनुस्वार पर सवर्ण संधि और छत्व संधि, उनके सूत्र हैं। इधर भी इष्टुत्व, इष्टुत्व, जस्त्व, अनुनासिक संधि, पर सवर्ण, पूर्व सवर्ण, छत्व संधि, अनुस्वार, अनुस्वार पर सवर्ण। लेकिन एक सूत्र एक्स्ट्रा आ गया, कौन सा? गमो रस्वा दचि गमुण नित्यम, गमुड़ागम संधि है ना, वो एक सूत्र एक्स्ट्रा आ गया, बाकी वही है। अब इन चीजों को देखो, इसमें से व्यंजन संधि की एक संधि इन्होंने नहीं दी, चर्त्व संधि, खरीचा नहीं है ना, खरीचा सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी नहीं है और व्यंजन संधि के पाठ्यक्रम में भी नहीं है, इसलिए अभी तक परीक्षा में पूछा भी नहीं गया। चर्त्व संधि का कोई भी उदाहरण परीक्षा में पूछा भी नहीं गया क्योंकि पाठ्यक्रम में नहीं है। लेकिन चर्त्व संधि को हम पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि आगे चलकर के सभी जगह, चाहे प्रत्यय का टॉपिक हो, चाहे कारक का टॉपिक हो, सब जगह चर्त्व भी काम आता है जितना कि जस्त्व काम आता है। अब मान लो पाठ्यक्रम को विस्तार दिया जाए तो इस चीज को याद करके पाठ्यक्रम वाले इसमें एक सूत्र और जोड़ दें, खरीचय चर्त्व संधि का, तो हम उस चीज को पहले ही पढ़ लेंगे, क्योंकि यहां पर व्यंजन संधि के दृष्टिकोण से वो संधि यहां पर छूट गई है। तो ये भी आप ध्यान रखें, इन्हीं को लेकर के प्रश्न पूछे गए। मतलब यदि पेपर सेटर केवल टॉपिक को लेकर के चलता ना, तो अब तक कोई ना कोई चर्त्व का उदाहरण दे चुका होता, लेकिन वो पेपर सेटर हमेशा सिलेबस को लेकर के बैठेगा और वहां पे एक एक सूत्र वाइज, मतलब जैसे यहां पर प्रश्न बनाने की बात आए ना, तो एक इससे बना देगा, एक इससे बना देगा, एक इससे बना देगा, एक इससे बना देगा। अब देखो, यदि हम बात करें तोरली सूत्र है, इससे भी एक प्रश्न बना दिया और इधर इस सूत्र से भी एक एक बना दिए। ये तो बड़े प्रकरण है और एक छोटा सा प्रसंग है। सूत्र मतलब सिलेबस में प्रत्येक बिंदु बराबर का है, सचोटी में कुछ छोटे उदाहरण आते हैं, लेकिन एक सूत्र दे दिया, एक उदाहरण दे दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 दे दिए। अब हो सकता है कि इससे ज्यादा बना दे, इसी में से हो सकता है कि एक एक प्रश्न सबसे ले लें, इस प्रकार से बना सकता है 8 प्रश्न यहां से बन जाए, या कोई एक आध छोड़ भी दे ताकि पूरी संधि से जितने प्रश्न बनाने हैं वो बन जाएं। तो ये बात
व्यंजन संधि में केवल एक डिफरेंस हुआ, गमुड़ागम संधि का, इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों के पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से हो सकता है कि आगे चल करके ये पाठ्यक्रम के अंदर जोड़ दिया जाए या और कहीं पर काम आ जाए, कई प्रसंगों के अंदर हमारे ये काम आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से विसर्ग संधि को देखो, ससज सोरुह, रुत्व कार्य करने वाला, खरव सानयो विसर्जनीय, विसर्ग करने वाला, विसर्जनीय से स, विसर्ग के स्थान पर श करने वाला, अतो रोरुप्लुताद प्लुते और असिच, ये दोनों उत्व संधि करने वाले, रोरी रैकालोप और ड्रैलोपे वहां पर दीर्घ करने वाला सूत्र ये पाठ्यक्रम में है। ये सेम यहां पर ये भी, ये दोनों बराबर, ये दोनों हसीचर उत्व संधि वाले, लेकिन यहां पर रोरी और ड्रैलोपे वही पहले की तरह, लेकिन दो सूत्र अलग से दे दिए। एक तो भो भगो अघो अपूर्व से योसी और ए तदोह सुलोपो अकोर नय समासे हली, दो सूत्र एक्स्ट्रा दे दिए। ये फर्स्ट ग्रेड में एक्स्ट्रा दे दिए, तो इनको भी हम साथ लेकर के चलेंगे। यदि सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में यदि कोई सूत्र जोड़ा जाएगा तो पक्का है इन दोनों में से कोई सूत्र या दोनों जोड़ सकते हैं, क्योंकि विस्तार इतना ही संभव है। अब यहां पर जैसे विसर्जनीय से स दे दिया, विसर्ग के स्थान पर श होता है, लेकिन यदि आगे श हो तो वासरी विकल्प से होता है। अब वासरी पाठ्यक्रम में नहीं दिया हुआ, लेकिन वो पाठ्यक्रम में ही माना जाएगा विसर्जनीय से स के साथ में ही। ठीक है, अब यहां पर विसर्ग की बात आ गई, लेकिन कुपुओ कपौचे कैख है या पैफ है आगे रहे तो एक बार अर्ध विसर्ग होता है, वो भी पाठ्यक्रम में स्वीकार किया जाएगा। मतलब एक प्रकरण से संबंधित जितने भी प्रसंग हैं वो सारे के सारे वहीं पर कवर करेंगे। इस प्रकार से केवल आपको यदि पाठ्यक्रम की चर्चा की जाए पाठ्यक्रम के आधार पर, तो इन्हीं सूत्रों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको प्लानिंग बता रहा था, हम यहां पर शीर्षक वाइज लेकर के चलेंगे। जैसे सबसे पहले स्वर संधि को लेकर के चलेंगे, तो स्वर संधि में सबसे पहले गुण होगा, सवर्ण दीर्घ होगा, गुण होगा, वृद्धि होगी, यण होगी, अयादि। हमारा एक सीरियल अलग है, यहां पे सूत्रों का क्रम अलग हो सकता है। हम हमारे साइंटिफिक वे से कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आना चाहिए वो सीरियल रखेंगे। और उसके बाद जैसे मान लो हम स्वर संधि को दो प्रकरणों में बांट के चलेंगे, एक तो सामान्य जो 5 संधियां हैं वो, और उसके बाद अपवाद का प्रसंग, पर रूप, पूर्व या प्रकृति भाव, ये सारे एक तरह से अपवाद के रूप में होते हैं, तो दो टुकड़े हो जाएंगे, एक ओरिजिनल स्वर संधि और एक अपवाद वाली स्वर संधि। ऐसे व्यंजन संधि को भी हम 2-3 टुकड़ों में बांट करके चलेंगे। पहले तो 1 2 3 4 5 वाली कहानी, जिसमें चर्त्व आ जाएगा, जस्त्व आ जाएगा, अनुस्वार परसवर्ण आ जाएगा, फिर पूर्व रूप, पर रूप, पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण और स्तुत्व स्तुत्व इत्यादि बचे हुए प्रसंगों को ले लेंगे। मतलब इसको 2-3 टुकड़ों में बांट करके हम चलेंगे। इसी प्रकार से विसर्ग संधि को भी कम से कम 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, एक तो स वाला प्रसंग, एक उत्व संधि वाला प्रसंग और एक रैलोप वाला प्रसंग। ये 3 टुकड़े करने का मतलब ये हुआ, आगे जो आपके टेस्ट होंगे, जो कि मैं प्लानिंग कर रहा था ऑनलाइन सभी के, वो टेस्ट इन्हीं टुकड़ों के आधार पे होंगे। जैसे मान लो स्टार्टिंग की 5 संधियां हैं, 5 संधियों को पढ़ने में हमें 2 दिन लगे, तो 2 दिन क्लास होने के बाद वो एक टेस्ट हो जाएगा जिसमें केवल 5 संधियों के उदाहरण आएंगे। फिर मान लो आगामी 3 क्लास हुई अपवाद वाली, तो 3 क्लास के बाद में वो अपवाद वाला टेस्ट होगा। फिर जैसे व्यंजन संधि के 3 टॉपिक किए हमने, तो वो 3 बार टेस्ट होंगे, ताकि आपका एक एक टॉपिक जो करते जा रहे हो कवर, उसको साथ में लेके चलना है। मैं जो यहां पर कह रहा हूं उसको समझ लीजिएगा। अब तक चलो कोई बात नहीं, आप में से काफी कोई लेट आया, किसी ने कैसे ज्वाइन किया, कोई ने कैसे ज्वाइन किया, अब तक चलो हो गया जो हो गया। अब सारे संज्ञा प्रकरण वाले भी सारे होंगे टॉपिक आपके टेस्ट। जिस दिन बीच में गैप रहेगा ना, गैप वाले दिन संज्ञा प्रकरण के टेस्टों को रख लेंगे एक एक, वही जैसे पहले इतिहास वाले, फिर माहिर सूत्र प्रत्यार वाले, ऐसे। अब जैसे 2 दिन के अंदर आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसको हाथों हाथ वहीं पर टेस्ट देकर के फ्री करना है। पेंडेंसी की आदत मत डालना। मतलब जिस दिन हमारा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो ना यहां पर, उस दिन आप सब्जेक्ट की दृष्टिकोण से पूरे तैयार रहें कि आज यदि एग्जाम हो जाए तो मैं तैयार हूं। क्योंकि पाठ्यक्रम कंप्लीट होते ही आपके गोल्डन टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट वाले, फुल सिलेबस वाले, तो उसके लिए आप तैयार हो जाओ। फिर यह मत कहना कि सर 15 दिन तो दो हमें पढ़ने के लिए, नहीं, आपका पाठ्यक्रम साथ में तैयार होना चाहिए, कंटिन्यूस साथ में लेकर के आपको चलना है। जो पढ़ रहे हो उसको कंप्लीट, उसमें आपको रुकना नहीं है। अब यदि जैसे मैं आपको बता रहा था उसी प्रकार से मैंने प्रश्नों का थोड़ा विभाजन किया है। अभी के जो जैसे मैं बता रहा था 3 सेकंड ग्रेड, 3 फर्स्ट ग्रेड, एक स्पेशल एजुकेशन वाला और एक संस्कृत एजुकेशन वाला सेकंड ग्रेड, कुल मिलाकर के 8 एग्जाम्स के
जो प्रश्न है वो लगभग एक जैसे हैं, मतलब उनसे पूछे गए प्रश्न आपके आज के पाठ्यक्रम के अनुरूप हैं। तो उन प्रश्नों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको मैंने यहां पे चर्चा सबसे पहले रख रहा हूं। सबसे पहले जो 5 संधियां हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादि संधि, उनसे संबंधित कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। देखो, कौन से पद में दीर्घ संधि नहीं है, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि अस्ति है, जैसे नास्ति के अंदर, ठीक है। श्री स में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, दीर्घ का उदाहरण ऐसे पूछा गया। सुबह उक्ति, इसका संधि युक्त पद कौन सा होगा। राज ऋषि, इसमें संधि पद कौन सा होगा, अलग अलग, फर्स्ट ग्रेड 2020 में, सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर। ऐसे वृद्धि रेची सूत्र का उदाहरण कौन सा है, सूत्र के आधार पर सीधा पूछ लेगा, सूत्र के आधार पर कौन से में वृद्धि संधि हुई वो वाला उदाहरण हो जाएगा। विद्येश्वर्यम, इसमें कौन सा सूत्र है। देखो, दोनों प्रकार के प्रश्न आ गए। कौन से, एक तो वो सामान्य स्व प्रकरण है ही, संधि विच्छेद देख करके संधि करवाना, संधि का नाम पूछना, या फिर पूरा रूप देख करके संधि विच्छेद करवाना और विच्छेद देख करके संधि बनवाना, यह तो सामान्य प्रक्रिया रही है। सूत्र देख करके उदाहरण पूछा, उदाहरण देख करके सूत्र पूछा, दोनों प्रकार से यह संभव है। ऐसे प्रश्न रीट के अंदर नहीं आते क्योंकि वहां पे सूत्र पाठ्यक्रम में नहीं है, वहां पर केवल क्या था, संधि कौन सी है और विच्छेद कौन सा है, यही प्रश्न पूछ रहे थे। यहां पर इस प्रकार के हो गए। ऐसे ही देखो आप, धात्रेयस्वर्यम में कौन सी संधि, कौन सा रूप बना, पठत्वत्र का संधि विच्छेद क्या होगा। इसी प्रकार से मध्वरी का संधि पद क्या होगा, मधु प्लस अरी का। ऐसे अध्यापक है, अब देखो 4 उदाहरण दे दिए, अध्यापक है, अत्याचार है, साध्वादेश है, पित्राज्ञा, इन सभी जगह रेखांकित कर दिया। और रेखांकित कर में कौन से सूत्र से संधि हुई, चारों जगह एक ही सूत्र से हुई थी, सब जगह अधि प्लस आपक का यण संधि हुई, सब जगह अति प्लस आचार है। तो यण संधि वाला सूत्र कौन सा आ गया, इको यणाची। मतलब संधि, संधि विच्छेद वो तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन सूत्र का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। ये यण संधि से संबंधित प्रसंगी है। ऐसे पठत्वेक है, उधर पठत्वत्र, यहां पे पठत्वेक है, यण संधि, लाकृति, यण संधि, आप देख रहे हो यण संधि के कितने उदाहरण पूछे हुए हैं, प्रसिद्ध। क्योंकि पाठ्यक्रम का पहला सूत्र कौन सा है, इको यणाची। तो जो भी पेपर बनाएगा यण संधि का तो बनाएगा, बाद वाले चाहे छूट जाए कोई बात नहीं, पहला टॉपिक तो बनाएगा। मैंने क्या कहा था, माइंडसेट किसकी तरह, पेपर सेटर की तरह। आपका माइंडसेट ये देखो, अगर यण संधि के इतने प्रश्न क्यों पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो भी टॉपिक में पहला टॉपिक है ना, वो तो 100% पूछा जा रहा है, उससे हर साल प्रश्न पूछा जा रहा है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ऐसे देखो यण संधि का उदाहरण कौन सा है, यद्यपि, अद्य, विद्यालय, लभ्यम, अनु प्लस अय, वो यण संधि, अन्वयः। इसी प्रकार से लाकृति फिर आ गया यण संधि, और मात्रादेश फिर यण संधि। आप इसको वैसे समझिए आप कि एक टॉपिक सबसे पहला दिया हुआ ना, उससे तो हर कोई पूछ रहा है, कोई सा भी एग्जाम हो वो छूट नहीं रहा है। फिर यण संधि रूपम विद्यते, यण संधि का रूप कौन सा है, एचो अयवाय में औ किसके स्थान पर होता है। अब आपको सूत्र का भावार्थ स्पेशल एजुकेशन में पूछा हुआ है ये। ऐसे ही भावक है, अयादि संधि, मतलब ये हुआ गुण के भी पूछ लिए, सवर्ण दीर्घ के भी पूछ लिए, वृद्धि का भी पूछ लिया, यण का सबसे ज्यादा पूछा, अयादि, 5 संधियों का प्रकरण। अब ये जैसे अभी तक इन 5 शीर्षकों से 19 प्रश्न पूछे गए हैं। अब आपका जो टेस्ट होगा ना, इन 5 शीर्षकों के बाद होगा, ये 19 प्रश्न भी मिक्स रहेंगे वहां पर, ताकि आपको ये भी ध्यान रखें एग्जाम में कैसे प्रश्न आ रहे हैं। 19 प्रश्न भी मिक्स रहेंगे, और साथ में हमारे जो नए प्रश्न हैं, हमें जो जोड़ने होंगे वो प्रश्न भी जोड़ करके आपका 30 का, 40 का, 50 का टॉपिक वाइज अलग अलग, कभी 30 प्रश्नों का, कभी 40 प्रश्नों का, कभी 50 प्रश्नों का, ये टेस्ट आपका रेगुलर चलता रहेगा, ताकि आपको पूरा का पूरा अभ्यास हो जाए। ऐसे 5 संधियां स्वर संधि से। अब इसके बाद में जो स्वर संधि के अपवाद के रूप में पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव इत्यादि जो संधियां आती हैं, या अवंग आदेश इत्यादि प्रकरणों को हम पढ़ेंगे, उनके सूत्र दे लिए कैसे कैसे पूछा है। एंग पदांतादति सूत्र का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। एंग पदांतादति पूर्व रूप का है ना, पूर्व रूप वाला कौन सा है, हरे अवग्रह को देख करके मत कर लेना। ऐसे एंगे पदांतादि सूत्र का संधि रूप कौन सा है, वही सेम वही सूत्र, विद्यालय अधुना। देखो 2014 में पूछा, संस्कृत एजुकेशन 2019 में पूछा। ऐसे देखो पदांतात एंग अति परे, उसी की वृत्ति को दे दिया, पदांतात एंग, पद के अंत में एंग से आगे ह्रस्व अ रहे तो पूर्व रूप होता है
अब बताओ सूत्र कौन सा था वो, एंगे पदांतादति। ऐसे एंगी पररूपम, पररूप वाला, उसका उदाहरण कौन सा है? जैसे यहां पर उपोषति है, ऐसा फर्स्ट ग्रेड 2020 वाले में पूछा गया। ऐसे प्र प्लस एजते पररूप का है। ऐसे ही वो पररूप वाला जो सूत्र है उसकी वृत्ति है आद उपसर्गाद एंगादो धातु परे किम कुरियात, क्या करना चाहिए? पररूप करना चाहिए। तो ये जो सूत्र वाले जो भी प्रसंग है ना, सूत्र वाला जो भी प्रसंग है उसमें मैं वृत्ति की भी चर्चा करूंगा, क्योंकि पेपर सेटर वृत्ति, जैसे भी ये है ना, ये लाइन, ये वृत्ति की लाइन है, सीधे वहां पर दिया हुआ है, उसका जो अर्थ दिया हुआ ना सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी में, वहीं से ये लाइन, या फिर हम बात करें ये लाइन, ये सीधे तौर पर वृत्ति से ले ली गई। तो जो भी सूत्र हम पढ़ेंगे ना उसकी वृत्ति को भी साथ में रखेंगे। अर्थ तो लिखेंगे समझने के दृष्टिकोण से, लेकिन उसकी वृत्ति में क्या दिया हुआ है, क्योंकि पेपर सेटर पंक्ति वही उठा करके देता है सीधे तौर पर वहीं से, तो ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा वही आद उपसर्गात एंगादो धातु परे पररूप विधायक सूत्र कौन सा है? वही एंगी पररूपम। उपोषति अभी पूछा, उधर तो पूछा कि पररूप का उदाहरण कौन सा है, अब यहां पर पूछ लिया उपोषति में कौन सी संधि है। अभी ये जो उदाहरण है ना सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी में सीधा दिया हुआ है, तो कम से कम उनको तो हम यहां पर विस्तार से देखेंगे। जो सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी में जो उदाहरण दिए ना उनको तो हम सबसे पहले देखेंगे, और उसके बाद में और संभावित जितने भी अन्य उदाहरण होंगे उनको भी हम साथ में रखेंगे। ऐसे देख सकते हो पररूप संधि का कौन सा रूप है? मनीषा। अब मनीषा रूप है ना, एंगी पररूपम में नहीं था, लेकिन पूछा गया कौन से एग्जाम में, सेकंड ग्रेड 2014 में, और यही सिलेबस था। अब मनीषा में कौन सा सूत्र, कौन सी वार्तिक काम करती है? सकंदवादी सुपरूपम वाच्यम। अब वो तो पाठ्यक्रम में था ही नहीं, लेकिन एंगी पररूपम दे दिया ना, तो पररूपम देते सारा का सारा पररूप का शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में स्वीकार्य होगा। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। गवाग्रम ये संस्कृत शिक्षा के अंदर अलग से एक सूत्र अवंग स्फोटाइनस से दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इस गो वाला प्रकरण, क्योंकि गो वाला प्रसंग स्वर संधि में थोड़ा अलग होता है, इस वजह से गो वाले प्रसंग को भी हम पूरा का पूरा विस्तार से देखेंगे। चाहे सीधे तौर पर सूत्र नहीं था, लेकिन हमें आगे चल करके काम आने वाला प्रसंग है। प्रकृति भाव को लेकर के ईदुदे द्विवचनम खालिस्तान में क्या आएगा? ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इसका उदाहरण कौन सा है? क्योंकि पाठ्यक्रम में एक ही सूत्र था ना, इस वजह से। तो और ईदुदे द्विवचनम शात क्या होता है? प्रगृह्य होता है। हरि ये तो उसका उदाहरण पूछ लिया, उसका रूप एज इट इज रह गया, प्रकृति भाव रह गया, मतलब सूत्र एक ही था पाठ्यक्रम में, तो उदाहरण भी उसी के पूछे जा रहे हैं। तो ये अपवाद वाला प्रसंग हो गया। पहले 5 संधियां कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, 5 संधियों को पढ़ेंगे। तो 5 संधि एक साथ तैयार, फिर उनके अपवाद पूर्व रूप, पर रूप, अवंगादेश और प्रकृति भाव, इन चारों को एक साथ रखेंगे तो हमारा स्वर संधि और प्रकृति भाव संधि का काम कंप्लीट। और ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें पूरा का पूरा जो विस्तार है वो लेकर के चलना होगा। तो सबसे पहले तो हमने ऐसे स्वर संधि को पढ़ेंगे, तो हमारी क्लास जितनी भी होंगी हो जाएंगी, लेकिन विभाजन 2 जगह किया, एक जगह संधि होना और एक जगह अपवाद। ऐसे व्यंजन संधि के भी 3-4 टुकड़े करेंगे हम। जैसे आपको बताया, सबसे पहले हम चर्त्व जस्त्व अनुनासिक संधि को पढ़ेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 वाली कहानी को। तो वहां पर जैसे बताया चर्त्व संधि आपके पाठ्यक्रम में थी नहीं, अभी तक खरीचय सूत्र नहीं था, प्रश्न में नहीं पूछे गए। जलाम जसवंते का उदाहरण कौन सा है? जस्त्व का पूछ लिया। वागीश का संधि विच्छेद कौन सा है? जस्त्व का पूछ लिया, और सीधा नाम भी दे दिया, लघु सिद्धांत कौमुदी में उसका क्या विच्छेद होगा, ठीक है। ऐसे ही समिदाधानम वही जस्त्व संधि का पूछ लिया। जलाम जसवंते का शुद्ध रूप कौन सा है? वही सूत्र को पूछ लिया, जलाम जसवंते। और जलाम जस के स्थान का, जलाम के स्थान पर जस आदेश करने वाला सूत्र कौन सा? वही पदांत के अंदर जलाम जसवंते। वागीश में कौन से संधि का उदाहरण है? वही जस्त्व संधि का उदाहरण है। और जलाम जसवंते सूत्र से उदाहरणम। अब बताओ, ये जो 7 प्रश्न थे ना, वो 7 प्रश्न कहां से पूछे? जलाम जसवंते से पूछे। हर एग्जाम में पूछ रहा है, मतलब जस्त्व संधि दे दी तो उसका तो पक्का या तो संधि पूछ करके उदाहरण पूछेगा या फिर सूत्र के बारे में पूछेगा। ऐसे ही पंचम वर्ण वाला यर अनुनासिक अनुनासिक होगा, विकल्प से अनुनासिक संधि करने वाला, ये कौन सा उदाहरण है इसका? ये पूछा। दिग्नाग में कौन सी संधि होगी? संधि करने के बाद रूप वही अनुनासिक संधि। अनुस्वार पंचम वर्ण वाला, अनुस्वार से यही परसवर्ण है, ये आ गया। और अनुस्वार से यही परसवर्ण है, फिर से पूछ लिया कौन सा प्रसंग आएगा। शांत में अनुस्वार को नकार कौन से सूत्र से हुआ? अनुस्वार से यही परसवर्ण है, अनुस्वार से यही परसवर्ण है। शांत, ये दोबारा रिपीट हो गया, हाँ
ठीक है। ऐसे ही सत्यम वद, इसको अनुस्वार हुआ, ठीक है। और मांत के पद को मोनुस्वार से अनुस्वार हुआ, मतलब ये पंचम वर्ण वाला जो प्रसंग था ना, वो सारा का सारा यहां पर आ गया, यहां तक आ गया। तो हम पहले चर्तु पढ़ेंगे, जस्तु पढ़ेंगे, अनुनासिक पढ़ेंगे। 3 संधियां तो 1 2 3 4 के आगे वाला प्रसंग है। पंचम वर्ण वाले में मैं वाली कहानी होती है, तो अनुस्वार संधि और अनुस्वार परसवर्ण, मतलब 5 संधियां पढ़ करके एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, उसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फिर वही यहां पर जो व्यंजन संधि में देखो, पूर्व सवर्ण और परसवर्ण, आपके पाठ्यक्रम में पूर्व सवर्ण का तो झयो हो अन्यतरस्याम, और परसवर्ण का कौन सा सूत्र है, तोरली, ये 2 सूत्र हैं। तो देखो वाग्घरी पूर्व सवर्ण का उदाहरण, वाग्घरी पूर्व सवर्ण का उदाहरण 2014 में भी और 2018 में। उत्थानम, अब देखो पाठ्यक्रम में तो आपके कौन सा था, झयो हो अन्यतरस्याम, ठीक है, चेक करो, जयो अन्यतरस्यामी है। यहां पर उदय स्थायी स्तंभो पूर्वस्य नहीं है, जबकि यह उदाहरण पूछा गया, लेकिन वो सेकंड ग्रेड वाले पाठ्यक्रम के अंदर दिया हुआ था, संस्कृत शिक्षा वाले में, इस वजह से, लेकिन टॉपिक वो पूरा कंप्लीट माना जाएगा। ऐसे ही जयो अन्यतरस्याम सूत्र का उदाहरण कौन सा है, एक ही प्रश्न को बार बार, जयो अन्यतरस्याम सूत्र का सिद्ध रूप कौन सा है, वही वाग्घरी। अच्छा, दूसरा कौन सा बच गया, तोरली। तोरली के अंदर कौन कौन से प्रसंग होंगे, तोरली का तवर्क का कौन सा रूप होगा, तवर्क के लकार आगे रहने पर तवर्क के स्थान पर भी क्या हो जाता है, लकार हो जाता है, सेकंड ग्रेड 18 के अंदर पूछा गया। इस तरह के प्रश्न, तोरली वाला प्रश्न हो गया। विद्वान लिखती, वही तोरली वाला प्रश्न, उल्लेख वही तोरली वाला प्रश्न, ठीक है। ऐसे ही कौन से हो गए, पूर्व सवर्ण परसवर्ण। अब आ जाओ स्तुत्व और स्तुत्व, कतिचित जना स्तुत्व वाला, स्तुत्व का इसका कौन सा उदाहरण है सूत्र का। ऐसे ही सारंगिन जय में वही स्तुत्व संधि, यज प्लस न वही स्तुत्व संधि, सत प्लस चित वही स्तुत्व, सारे स्तुत्व के प्रसंग आ गए। इष्टु, ये स्तुत्व संधि का आ गया, अधिष्ठाता का संधि विच्छेद क्या होगा। ऐसे तत् प्लस टंकणम वो स्तुत्व संधि, चक्रेन ढोकसे वो स्तुत्व संधि, तट्टी का स्तुत्व का, इष्टु सूत्र का संधि विच्छेद कौन सा होगा इसके अकॉर्डिंग, उद प्लस डी वो स्तुत्व संधि। मतलब ये हुआ जो प्रकरण वाइज क्रमिक तौर पर हम इनको लेकर के चलेंगे तो 4 टॉपिक ये आ जाएंगे, फिर पूर्व सवर्ण परसवर्ण स्तुत्व स्तुत्व, फिर लास्ट में कुछ प्रकरण बच जाएंगे जैसे छत्व का प्रसंग या तुगागम का प्रसंग, जो छोटे टॉपिक हैं लेकिन प्रश्न उनसे भी पूछे जा रहे हैं। श्रीमद शरद चंद्र स्तुत्व भी और छत्व भी है। अब देखो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, ये 2 जगह, देखो इधर 2 जगह मिक्स था, श्रीमत और शरद, तो यहां पर स्तुत्व भी हुआ और छत्व भी होगा, श्रीमत शरद और वापस फिर वो स्तुत्व भी होगा, 2 जगह रूप बना। और इधर देखो सच्चिद आनंद उपेंद्र, अब यहां पे व्यंजन और स्वर 4 जगह ये पूछा संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड के अंदर, ऐसा उदाहरण देकर के अंडरलाइन करके पूछ लिया कौन कौन सी जगह स्तुत्व, कौन सी जगह जस्त्व, कौन सी जगह गुण, कौन सी जगह वृद्धि इत्यादि जो भी। अब देखो इसमें 4 संधियां थी 4 जगह, तो ऐसे अंडरलाइन करके पूछ लिया, मतलब एक ही रूप में 4 संधियां, हो सकता था इसका संधि विच्छेद करवा लेता। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है। संस्कृत डिपार्टमेंट वाले प्रश्न थोड़े से कठिन थे। ऐसे ही देखो एक इस तरीके का प्रश्न भी आ सकता है, ये 4 सूत्र दे दिए जो आपके पाठ्यक्रम में थे और आगे उनके क्या काम होता है या कौन सा उदाहरण है वो दे दिया। अब देखो 6 चय तो कागम करता है, गमो रसवादची गमुण कागम करता है, हली सर्वेशाम देवाह के आगे एक रूप आता है, और वृद्धि रेची सदैव। ऐसे अब इसको लेकर के ये इंडेक्स बना करके प्रश्न बना दिया, जिसे आपने जीके में पढ़ा होगा ना, तो अब ये एक एक चीज को मैच करके मैचिंग करते हुए फिर ऑब्जेक्टिव कर दिया इसको। तो ये चीज ऐसे प्रश्न भी पूछे गए, मतलब इस तरह के प्रश्नों में भी 4 प्रश्न समाहित हो गए, एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न समाहित हो गए। और ऐसे ही देखो यहां पर सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ आपके एग्जाम में ही, अब वही सूत्र आपके पाठ्यक्रम के और इनके उदाहरण, मोनुस्वार है हरिम बंदे, तोरली का तल्लय है, जयो नितरश्यम का वाग्घरी और इष्टु का तट्टी का। तो वो इसी प्रकार से मैच करते हुए ये इंडेक्सिंग यहां पर कर दी है। मतलब अब ये 4 प्रश्नों को एक जगह रख दिया, अब इन चारों में से आपको चारों आने चाहिए, नहीं तो एक भी नहीं आया तो गड़बड़ी हो जाएगी। वैसे ज्यादा इतना कठिन नहीं देते संस्कृत वाले, बहुत सीधे आदमी होते हैं,
घुमाते नहीं है प्रश्नों को। कई बार तो ऐसा भी होता है कि चारों में से कोई एक आ जाए ना तो पार पड़ जाए, ठीक है ना, चारों में से एक आ जाए तो पार पड़ जाए। जैसे पहला है ना, पहले के अंदर 3 दे रखे हैं, बहुत दिमाग लगाया है। दूसरे के अंदर ख के आगे तल्लया, इसमें भी 3 दिया, वेरी गुड। और झयोन्यतर श्याम, इसमें हमें चाहिए चौथा। हाँ, अब देखो, जिसको यदि आगे ना पकड़ में, जिसको यदि झयोन्यतर श्याम आए तो गै में कौन सा है, वाघरी है ना। अब इन चारों में देखो चौथा एक ही जगह है ना, दिमाग तो लगाने की कोशिश की, लेकिन यदि जिसको तीसरा आता होगा उसका जवाब क्लियर हो जाएगा यहीं पर, क्योंकि तीसरा केवल गै के सामने चौथा केवल कहां पर है, सेकंड ऑप्शन में। तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। एक से भी पार पड़ सकती थी, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, मिक्स होता है, 3 मिक्स होते हैं। अब यहां पर यदि वो घुमा करके देता तो हो सकता था। तो ऐसे प्रसंग भी संभव है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट भी रहना है, ठीक है। इस तरह का भी अभ्यास करेंगे हम, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को देख करके कई बार विद्यार्थी डर जाते हैं कि करें क्या, और इधर कर तो दे, मिला तो दे, फिर वो कहीं ऐसे मिलाएंगे वो कि पहले के आगे 4 या जो भी पहले के आगे 3 ऐसे मिलाएंगे, फिर समस्या आएगी कि कै ख गै में से उत्तर कौन सा लगाऊं, ये भी समस्या हो जाती ना। और कई लोग तो फिर इसके आधार पर उत्तर लगाए थे, इनको तो देखते नहीं है। कई बार पेपर में ये होता है कि पहले पेज के ऊपर तो ये हो और ये दूसरे पेज पे चला गया, तो वहीं पर लगे 1 घंटा रह जाते, उत्तर कैसे देना है कि ये तो इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है। तो फिर उसमें देखेंगे यदि कोई सीधे वाला मिल गया ना तो उसी को उत्तर कर आएंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तब पता लगेगा अच्छा तो ये पूछना चाह रहे थे, जब तक आपने गोला क्या कर दिया, काला कर दिया। तो थोड़ा अलर्ट भी हो जाना, इस तरह के कोई प्रश्न आए तो उनको लेकर के, ठीक है। गमोरस्वादचि गमुण नित्यम कौन सा काम करता है, गमुड़ागम, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। सुगर्णी सह, ये फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में ही है, गमोरस्वाद वाला, तो दोनों उदाहरण वही के पूछे गए। तो इस प्रकार से ये जो शीर्षक हैं, इन शीर्षकों को हम साथ में ऐसे ही हल संधि का शुद्ध रूप नहीं है, अब ये पूरी हल संधि के आधार पर पूछ लिया। शिव छाया में वो तुक्का आगम होकर के, शिव प्लस छाया तुक्का आगम होकर के सत्व संधि शिव छाया। तो ये लास्ट में जो बचे हुए सच्छील है वही सत्व प्लस शील छत्व संधि का प्रसंग है। तो ऐसे प्रसंगों को आप साथ लेकर के चलेंगे, मतलब इसके भी कम से कम हम 3 विभाजन करेंगे। एक तो हो जाएगा चर्त्व जस्त्व अनुनासिक संधि और पंचम वर्ण वाली संधि वाला, और एक हो जाएगा पूर्व सवर्ण पर सवर्ण स्तुत्व ष्टुत्व, और एक हो जाएगा बचा हुआ प्रसंग जिसमें गमुड़ागम भी आ गया, छत्व भी आ गया, तुगागम भी आ गया, जो भी मिक्स वाले प्रसंग वो सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम 3 विभाजन इसके करके चलेंगे। तो ये हमारी व्यंजन संधि में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के सार की बात यह है कि जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न या तो किसी सूत्र से संबंधित हैं या फिर वो किसी उदाहरण का संधि विच्छेद करवा करके पूछे जा रहे हैं। यदि एक बार आप व्यंजन संधि के सभी उदाहरणों को स्वर संधि के उदाहरणों से वापस देखते हैं, अभी तो एक तो वर्गीकरण किया मैंने, फिर विसर्ग संधि के लास्ट में भी आएंगे हम किस किस रूप में कैसे कैसे। यहां पर क्योंकि एक बार दोनों चीज आपका भी माइंडसेट क्लियर हो जाए और मेरा भी माइंडसेट क्लियर हो जाए कि पढ़ाना किस हिसाब से है, कैसे कैसे उदाहरण देने हैं, क्या क्या किस बुद्धि से आपको समझाना है, यह सारा प्रसंग आ जाए। इस वजह से हम ये जो पहले जो रणनीतिक चर्चा है हर शीर्षक से पहले ये काम कर रहे हैं। जैसे आपने स्वर संधि से संज्ञा प्रकरण से पहले भी देखा था, एक एक टॉपिक वाइज कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे थे, वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर भी डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं। देखो यहां पर वही आ गया, कौन से पद में दीर्घ संधि है, ठीक है। श्री संधि विच्छेद देख करके संधि बना करके इसमें संधि कौन सी है, दोनों काम दे दिए। हो सकता था ये सीधा इतना सा पूछ ला कि श्री सह में कौन सी संधि है, ये भी पूछ सकता था, लेकिन उसने और भी सरल करते हुए संधि विच्छेद दे दिया ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। या फिर श्री सह देकर के संधि विच्छेद भी पूछ सकता था। इसी प्रकार से सुबह उक्ति, अब आ के आगे उ है, आ और उ के स्थान पे गुण होता है ओ, रूप क्या बन गया शुभोक्ति, सिंगल मात्रा भी दिया डबल मात्रा भी दिया, ठीक है। तो इस आधार पर कौन सा सही है, गुण संधि में सिंगल मात्रा होगा तो रूप कहां पर बन जाएगा शुभोक्ति। राज प्लस ऋषि, इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है, कई लोग कहते हैं राजा प्लस ऋषि होगा कि राज प्लस ऋषि होगा, और अपन ने अब तक जब भी कभी कोई क्लास में पढ़ाया राज प्लस ऋषि पढ़ाया है। तो देखो परीक्षा में पूछा हुआ 2000 सेकंड ग्रेड के अंदर पूछ लिया राज प्लस ऋषि, पेपर सेटर ने पूछा राज प्लस ऋषि कौन सा रूप बनेगा, ए और री में गुण हो जाएगा,
रूप क्या बन जाएगा, राजर्षि। संधि विच्छेद देख करके संधि पद पूछ लिया। ऐसे ही वृद्धि रेचि का उदाहरण कौन सा हो सकता है? वृद्धि रेचि में क्या होता है, वृद्धि कार्य एच वर्ण आगे हो तो देखो वृद्धि का मतलब ही क्या है, वृद्धि राधाइच, या तो आ मिले या आई मिले या औ मिले। और संधि वाले प्रसंग में सामान्य तौर पर आई और औ वाला प्रसंग है। अब इनमें सब में चेक करो, इसमें ए था गुण संधि है, गंगोदकम में भी गुण संधि है। जनेकता ये रूप बनता ही नहीं है, क्योंकि जन प्लस एकता वृद्धि होकर के क्या बनना चाहिए था, जनैकता। यहां पे वृद्धि वाला कौन सा, केवल देवैश्वर्यम। अब यहां पर ऐसे प्रसंगों में विशेष तौर पर वृद्धि में हमारा जो कंफ्यूजन होता है, संधि विच्छेद करते समय सिंगल मात्रा में करें या डबल मात्रा में करें, किस रूप में संधि विच्छेद करें, ये एक पढ़ने योग्य होता है। ऐसे विद्येश्वर्यम, अभी यहां पे वृद्धि कार्य हुआ, वृद्धि कार्य करने वाला सूत्र कौन सा है, वृद्धि रेचि। तो ऐसे प्रसंगों में संधि दे करके, संधि युक्त रूप देख करके संधि का सूत्र पूछा गया। मतलब यहां पर सूत्रों को लेकर के भी धात्री प्लस ऐश्वर्यम यण संधि का कार्य होकर के धात्र ऐश्वर्यम, पठतु प्लस अत्र यण संधि का रूप करके पठत्वात्र संधि विच्छेद पूछ लिया। वहां पर संधि युक्त रूप पूछा। मधु प्लस अरि संधि युक्त मध्वरी, अधि प्लस आपक है अध्यापक है, अति प्लस आचार है अत्याचार है, साधु प्लस आदेश है साध्वादेश है, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। ये दोनों ई के उदाहरण, ये उ का उदाहरण, ये री का उदाहरण, यण संधि वाला प्रसंग। अब इसमें तो चारों उदाहरणों में से किसी को एक भी पल्ले पड़ जाए सूत्र आ सकता था, क्योंकि यदि मान लो ये समझ में नहीं आया कि यहां पर आ दिख रहा है, यहां पर भी आ दिख रहा है, यहां पर भी आ दिख रहा है, यहां पर भी आ दिख रहा है, तो कोई ना कोई प्रसंग में यदि यहां पर मान लो आप पित्रा भी माने कि तृतीया में पित्रा बनता है, तो यहां पर साध्वा कहीं नहीं बनता, अत्या कहीं नहीं बनता, यदि संवर्धित करने के आपका विचार चले तो। लेकिन आप कोई से भी चार उदाहरण दे दिए तो बहुत सरल कर दिया, चारों में से किसी भी उससे पूछा जा सकता था। इसमें सूत्र कौन सा है, यण संधि हुई, पहले तो अब आपको पहले तो इसका संधि विच्छेद माइंड में चलना चाहिए, संधि विच्छेद करके आपको यह माइंड में होना चाहिए कि संधि कौन सी हुई, फिर उसका सूत्र कौन सा है, ठीक है, उससे संबंधित प्रसंग पूछा। ठीक है, ऐसे ही पठत्वे कहा, वो इस पठतु प्लस एक है, संधि विच्छेद पूछ लिया। लाकृति का संधि विच्छेद ली प्लस आकृति, लाकृति क्योंकि ये प्रसिद्ध रूप रहा है, ली वाले प्रसंग में जब भी कोई उदाहरण पूछा गया है ना तो लाकृति ही पूछा गया है। जैसे यण संधि का उदाहरण कौन सा इनमें से, संधि अब चार दे दिए, यदि प्लस अपि, अद्य, विद्यालय और लभ्यम। अब कई याद कर देते यद्य मिल जाए वहां पर क्या कर देंगे हम, यण संधि कर देंगे। लेकिन देखो यदि हम इसका टुकड़ा करें, यदि प्लस अपि सार्थक टुकड़े हो रहे ना, अब अद्य का टुकड़ा करें, आप ये कहो कि जैसे यदि प्लस अपि किया वैसे अधि प्लस ए कर दो। देखो यदि हम इसका अधि प्लस ए करें तो यहां पर रूप क्या बनेगा बताओ, अद्य ही बनेगा ना। लेकिन अधि प्लस ए ये कोई भी सार्थक नहीं है। संधियों के प्रसंग में हमें जो भी संधि विच्छेद करने होंगे एक सामान्य लॉजिकल टुकड़ा तो होना चाहिए, सामान्य तौर पर सार्थक टुकड़े होने चाहिए। अब जैसे वही बात आ गई, जैसे कई लोग पूछे वृक्ष में कौन सी संधि है, वृक्ष में कौन सी संधि है, तो वो क्या कर देंगे, उ प्लस रिक्स है और उ के स्थान पर वह कर देंगे, तो उ का कोई अकेला अर्थ नहीं है। तो ऐसे प्रसंगों को ध्यान रखें, लॉजिकल टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था राम वाला, आपसे पूछा किसने कि राम की संधि कौन सी होगी, तो आपने क्या कर दिया, रा प्लस आम है, तो चलो आम यदि शब्द मान भी ले सार्थक है तो रा का मतलब क्या है, तो इसलिए सार्थक टुकड़े हमेशा होंगे। ऐसे विद्यालय में अब जैसे मान लो विधि प्लस आलय, अब विधि अकेले विधि का कोई अर्थ नहीं है। लभ्यम में लभी प्लस अम का कोई अर्थ नहीं है, तो ऐसे नहीं हो सकते, यहां पर यही होगा। ऐसे अनु प्लस अय का संधि रूप पूछ लिया, वो यण संधि होकर के अन्वय। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी है उसको लाकृति का, पहले संधि विच्छेद पूछा, अब पूछ रहे हैं क्या संधि कौन सी होगी, ली के स्थान पर लय होने वाला काम वो यण संधि वाला कार्य। मात्रादेश का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, मातृ, अब मूल शब्द क्या है मातृ, मातृ प्लस आदेश है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह हमेशा संधि विच्छेद के दृष्टिकोण से आपको मौलिक शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। मतलब जो उसमें ओरिजिनल शब्द है, पद नहीं शब्द है। क्या फर्क है शब्द और पद में, पद तो रूप बनता है शब्द रूप के बाद, जैसे मातृ और पितृ है, पहला रूप क्या बनता है माता पिता, माता पिता तो पद हैं, माता पिता तो क्या है पद है,
ये माता और ये पिता, ये तो पद हैं। मूल शब्द इसमें क्या है? मातृ शब्द है, पितृ शब्द है। पितृ से क्या बना? पिता। मातृ से क्या बना? माता। यहां पर देखो हमने क्या किया, मातृ प्लस आदेश है, माता प्लस आदेश नहीं किया, मातृ मूल शब्द में करना है, मौलिक शब्द में करना है। अब जैसे वैसे तो राजन से क्या बनाते हो आप? राजा, लेकिन हमने क्या बनाया? राज प्लस ऋषि, नय का लोप हो गया, मूल शब्द राजन है, नय का लोप हो गया, और रूप क्या बनाया हमने? राज प्लस ऋषि। तो मौलिक शब्दों के अंदर आपको संधि विच्छेद का जो कार्य है वो करना होगा। ऐसे ही संधि का रूप कौन सा है? हम प्रत्युपकार है, प्रति प्लस उपकार है, गंगोग में वृद्धि है, मार्तंड के अंदर मार्थ प्लस अंड है, पर रूप संधि है, विद्यालय में सवर्ण दीर्घ है। पूछ रहा है किसका? यण संधि का, तो प्रत्युपकार है हो गया। अब 4 उदाहरण। अब ऐसे प्रसंगों के अंदर आपको 4 उदाहरणों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही एचो वाय आव है, इस सूत्र के अंदर अव आदेश। अब ये चारों याद रखो, ए ओ आई औ, और उसमें क्रमशः अय अव आय आव, ये जो 4 आदेश होते हैं उनको लेकर के प्रश्न हर साल पूछा गया लगभग। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें कौन कौन से हो सकते हैं। भाव के में संधि विच्छेद क्या होगा? भाव के आव दे रहा है तो औ के रूप में होगा, भव प्लस अतः। तो ये हर प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संधि विच्छेद, संधि नाम, संधि करवाना, सारे के सारे प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं। सूत्र देख करके इसका उदाहरण कौन सा है? एंग पदांत आदति पूर्व रूप के अंदर है, ए या ओ के बाद में अवग्रह चिन्ह मिल जाए तो मतलब एंगे पदांत आदति है, पूर्व संधि। ये इस सूत्र का संधि रूप कौन सा होगा? वही ए या ओ के आगे अवग्रह दिख जाए, विद्यालय अधुना। ठीक है। ऐसे ही पदांतात एंग अति परे, अब वो वृत्ति को लेकर के पूछ लिया तो सूत्र और सूत्र का अर्थ तो समझेंगे, उसकी वृत्ति को भी समझना होगा। वृत्ति का मतलब यह हुआ सूत्र के अर्थ को बताने के लिए जो पंक्ति का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? वृत्ति कहा जाता है। एक तरह से यह मान लो सूत्र तो छोटा रूप है और वृत्ति उसी नियम का बड़ा रूप है। मतलब इंद्र ने लिखा होगा ना, तो इंद्र के टाइम में तो वृत्ति टाइप के नियम थे और पाणिनि ने क्या कर दिया? उनको सूत्र कर दिया। लेकिन उन सूत्रों को समझाने के लिए सिद्धांत कौमुदी के अंदर जो लाइनें लिखी गई उसी को क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। मतलब सूत्र के भाव को बताने वाली जो पंक्ति है उसी को वृत्ति कहा जाता है। एंगी पररूपम सूत्र का उचित उदाहरण कौन सा है? पररूप कार्य करता है तो पररूप में उपोषति वाला, उप प्लस औषधि वाला। ठीक है। प्र प्लस एजते, ए और एक के स्थान पे ए हो गया, पररूप हो गया। इसमें कौन सा सूत्र होगा? वही पररूप वाला, एंगी पररूपम। अब इसका वो दे दिया प्रसंग यहां पर, आद उपसर्गाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंगादव धातु परे, एंग से शुरू होने वाली धातु रहने पर किम कुर्यात, क्या करना चाहिए? पररूपम एकादेश। बात वही है, उसी को घुमा करके पूछ लिया। ऐसे ही आद उपसर्गाद एंगादव धातु परे, वही सेम चीज, वही पररूप हो गया। उपौषधि में कौन सी संधि है? उप प्लस औषधि, वही पररूप संधि। तो ये पररूप के उदाहरण पूछे हैं परीक्षाओं के अंदर। ऐसे पररूप संधि का रूप कौन सा है इनमें से? जैसे मैंने बताया आपको, मनस प्लस ईसा, मनीषा वाला। और ये जो अवंग आदेश वाला है, गवाग्रम में गो प्लस अग्रम, अवंग आदेश का काम होता है अवंग स्फोटायनस्य से। ये संस्कृत शिक्षा वाले पाठ्यक्रम में अलग से दिया हुआ था, इसलिए सीधे तौर पर प्रश्न पूछ लिया। फिर भी हमें पढ़ना होगा क्योंकि गो वाला प्रसंग हमारे स्वर संधि से संबंधित है, कभी पूछा जा सकता है। और यहां पर गवाग्रम इत्यादि में अवंग आदेश करने के बाद सवर्ण दीर्घ भी हुआ है, तब प्लस अग्रम सवर्ण दीर्घ होकर के क्या बना? गवाग्रम। सवर्ण दीर्घ तो हमारे पाठ्यक्रम में है, इस वजह से स्वीकार करना होगा। अब गवाग्रम का संधि विच्छेद करें ना तो गौ प्लस अग्रम नहीं होगा, गो प्लस अग्रम होगा ओरिजिनली। इस वजह से अवंगादेश संधि का सारा प्रकरण हमें पढ़ना होगा। तो ये ईदुदे प्रगृह्य संज्ञा के अंदर केवल एक सूत्र पाठ्यक्रम में दिया हुआ था, तो ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, खाली स्थान पूछ लिया। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है? आपको पता होगा, सामान्य ज्ञान होगा, द्विवचन संबंधित दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, ठीक है, और एकारांत, वो रूप उनको प्रगृह्य कहा जाता है। हरि एतव द्विवचन का है, एतव की वजह से देख लो आप, और यहां पे रूप एज इट इज रह गया। प्रकृति भाव का मतलब क्या है? रूप में कोई भी चेंज नहीं होना। इनको विस्तार से देखेंगे हम, पूरी एक क्लास होगी प्रकृति भाव की, कैसे कैसे कौन कौन से प्रसंगों में प्रकृति भाव संभव है। ईदुदे द्विवचनम स्यात्, वही पूछ लिया तरीका, वही प्रगृह्यम।
हरि एतौ, वही उदाहरण पूछ लिया, इसमें संधि कौन सी है, संधि करने के बाद वो रूप बन गया। हरि एतौ संधि विच्छेद था और हरि एतौ रूप भी वही बना, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही जलाम जसवंते इति सूत्रस्य समीचीनम उदाहरणम अस्ति, इसका समीचीन उदाहरण कौन सा हो गया, देखो चिन्मय है, उत्थानम, आवंत है, वागीस है, पै के स्थान पर बै हो गया, तीसरा वर्ण जस्व संधि। ऐसे वागीस का संधि विच्छेद वाक प्लस ईसह, ये पूछ लिया सीधे तौर पर। ऐसे समिदाधानम, अब इसमें मूल शब्द ना हुआ तो तीसरा काम जस्तु संधि, लेकिन मूल शब्द है समिध। अब देखो आपको मूल शब्द का ज्ञान क्यों जरूरी है, यदि इसके चारों समिध 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 ये, अरे एक इसमें भी यदि आप आ रख लो, मान लो चारों से यदि रूप बनाते, जस्तु संधि में रूप तो एक ही बनता, क्योंकि 1 2 3 4 के स्थान पर कौन सा तीसरा वर्ण, जस्तु संधि में चारों जगह रूप एक ही बनता। लेकिन अब ओरिजिनल समिदाधानम में जो समिध शब्द है, समिध शब्द के अंत में चौथा वर्ण है, इसलिए यहां पर जो आंसर होगा ना ये चौथे वाला ही होगा। यदि केवल आपको नियम मात्र याद हो ना, तो चारों उदाहरणों में संधि संभव वही थी, वही रूप बनता, दूसरे के स्थान पर भी वही होता, तीसरे के स्थान पर भी वही होता और पहले के स्थान पर भी वही होता। लेकिन अब ओरिजिनल शब्द क्या है, धय वाला है, तो यहां पर व्यंजन संधि में बताऊंगा मैं, सत, चित, महत, सरित, विद्युत, इनसे संबंधित कोई भी संधि विच्छेद आए, ये ओरिजिनली तय वर्ण, पहला वर्ण हमेशा लास्ट में है। अब चाहे वो सज्जने आए तो भी सत के रूप में करना पड़ेगा, चाहे वो सत्कार्य आए तो भी सत के रूप में करना पड़ेगा। कोई सा भी प्रसंग आए, यह नहीं कि एक जगह तो सद कर दिया और एक जगह सत कर दिया, नहीं, संधि विच्छेद हमेशा सत के रूप में ही होगा। ऐसे ही उद, यद, तद, एतद, संपद, विपद, आपद, मृद, ये जितने भी हैं सबके अंदर द है, तीसरा वर्ण है। अब इनसे संबंधित कोई भी आए, उज्ज्वल आए तो भी उद प्लस ज्वल है, उच्चारणम आए तो भी उद प्लस चारणम, ये नहीं कि एक बार तो उत कर दे एक बार उद कर दे, नहीं, जो फिक्स है उस रूप में रहेगा। त्रिष्टुभ, ककुभ, अनुष्टुभ, सबके अंत में चौथा वर्ण है, तो हमेशा उनसे संबंधित कोई संधि कार्य आएगा तो ओरिजिनली चौथे वर्ण में ही करना होगा। तो ये कौन कौन से शब्द हैं व्यंजन संधि में बताऊंगा, मतलब जो विच्छेद करना होगा ओरिजिनल रूप में ही करना होगा, ये नहीं कि ये रूप भी तो बन सकता था। अब जैसे मान लो यण संधि का एक उदाहरण दिया, नदी, नद्यादि, और इसका यदि आपसे संधि विच्छेद पूछे तो एक ऑप्शन वो नदी प्लस आदि ये दे देगा, और एक दे देगा नदी आदि ये दे दिया, और एक दे देगा नद्या आदि। अब देखो संबोधन में बनता है नदी, हे नदी, प्रथमा में बनता है नदी, और नद्या बनता है तृतीया में। लेकिन आप तीनों को चेक करो, क्या तीनों के अंदर यदि रूप बनाते तो यही बनता ना, नद्यादि, इसमें सवर्ण दीर्घ कर लेते और दोनों में ई के स्थान पे यण संधि करके वही रूप बनता। लेकिन नद्यादि में मूल शब्द क्या है, नदी, और नदी शब्द दीर्घ इकारांत है, तो आपको यहां पर जो काम करना होगा इसके अकॉर्डिंग ही करना होगा, मतलब रूप यही बनाना पड़ेगा। यद्यपि इनमें भी यही बन सकता था, जैसे अन्वय आया, कौन सा आया, यण संधि में अन्वय। अब अनु प्लस अय, अनु में ऊ छोटा है ना, तो संधि विच्छेद आपने क्या किया, अनु प्लस अय छोटे वाला। अब यदि अनु बड़े वाला करते तो भी अन्वयी बनता, लेकिन अनु बड़े वाला होता ही नहीं है, छोटे वाला ही होगा। तो ये पठतु प्लस अत्र, अब रूप आपने धातु रूपों में देखा, पठतु में ऊ छोटा ही बनता है लोट लकार के अंदर, पठतु प्लस अत्र तो भी पठत्वत्र, और यदि मान लो वो दीर्घ होता तो भी रूप बनता पठत्वत्र। लेकिन आपको संधि विच्छेद कौन सा करना पड़ा, ह्रस्व वाला ही करना पड़ा, छोटे वाला ही करना पड़ा। इस प्रकार से आप इन चीजों को ध्यान रखें। जलाम जसवंते सिद्ध का जो शुद्ध उदाहरण है वो कौन सा है, जलाम जसवंते जगदीश। अब देखो ये चीज है, जस्तु संधि में भी दो सूत्र हैं, जलाम जसवंते और जलाम जस जसी। यहां पर जलाम जसवंते लगा, यहां पर जलाम जस जसी लगा, एक पद के बीच में तो ये लग जाएगा और पद के अंत में ये लगेगा। अब ये पदांत क्या है और पद का बीच क्या है, इसकी भी परिभाषा आएगी बीच में, हम समझाएंगे आपको कब तो पदांत होगा और कब पद का बीच होगा। सन्मति एतन मुरारी के अंदर अनुनासिक संधि हो गई। तो ऐसे प्रसंगों के अंदर ये उदाहरण जहां तक पूछे जा रहे हैं, पदांते जलाम जसादेश विधायकम सूत्रम, पद के अंत में जलो के स्थान पर जस
वही जलाम जसवंते, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में आप चेक कर सकते हो जलाम जसवंते ही है, जलाम जससी नहीं है। लेकिन फिर भी अब जैसे खरीचे नहीं है ना, खरीचे को हमें प्रत्यय की वजह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यय में हमें काम करना पड़ेगा। तो आदि वाले प्रत्यय आएंगे ना, एकता एकतवतु इत्यादि, उनमें सब में चरत्व काम करना पड़ेगा। ऐसे ही जस्तु भी हमें पढ़ना पड़ेगा, बीच वाला भी, जलाम जससी वाला भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहीं जाकर के काम आएंगे प्रत्ययों के दौरान। तो जो संभावित टॉपिक है जो बीच में छूट भी गया किसी कारणवश, तो उनको भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। वागीश का उदाहरण कौन सी संधि के अंदर है? तीसरा वर्ण हुआ, तीसरा वर्ण कहां पर होता है? जस्तु संधि में। ऐसे जलाम जसवंते का उदाहरण कौन सा है? वागीश है। यरोनासिक का उदाहरण कौन सा है? वांग्मयम, पंचम वर्ण वाला प्रसंग रहे। वैसे तो ये देखा जाए ना, वांग्मयम भी यरोनासिक का उदाहरण नहीं है, मय प्रत्यय है, तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम जो वार्तिक है, अब इसके साथ जुड़ी हुई वार्तिक है, उसका उदाहरण दे दिया। तो मतलब उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ पाठ जितना भी है ना, ये वांग्मयम सीधे तौर पर इससे नहीं बनता, इसके साथ वार्तिक की सहायता लेनी पड़ती है। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यदि प्रत्यय वाला मैं आगे हो तो नित्य रूप से होता है, बाकी जगह ये लग जाएगा विकल्प वाला, इस वजह से ये भी पढ़ना होगा। तो ये सारे प्रसंग हैं, इनको आप ध्यान रखें। पहले के आगे पांचवा आ गया, वही पंचम वर्ण हो जाएगा, दिंगना आ गया है। अनुनासिक संधि अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, अंचित में चय के अकॉर्डिंग पंचम हो जाएगा, अंचित है। ऐसे ही अनुस्वार से रिक्त स्थान पूर्ति, सूत्र की पूर्ति भी करवा लेता है, तो सूत्र भी आपको आना चाहिए कि कौन सा सूत्र आ रहा है इत्यादि के रूप में। शांत में अनुस्वार को नकार कौन से सूत्र के द्वारा? अब न किया न तय के अकॉर्डिंग, साम प्लस तय प्लस अनुस्वार और अनुस्वार को नकार, अनुस्वार से यही परसवर्ण है, परसवर्ण वाला कार्य करके वही सेम। इसी प्रकार से सत्यम वदा इत्यत्र कह संधि, सत्यम वदा में कौन सी संधि है? तो देखो यहां पर सत्यम वदा के अंदर मैं को अनुस्वार हो गया, अनुस्वार संधि। मांत के पद, अब ये वृत्ति से आ गया सीधा, जो मोनुस्वार है आपके पाठ्यक्रम में है ना, मोनुस्वार है, मोनुस्वार के अंदर वृत्ति दी हुई है, मांतस्य पदस्य अनुस्वार है हली परे, और उसका दे दिया कि मांतस्य पदस्य हली। मैंने क्या बताया था? पंचमी के बाद षष्ठी के स्थान पर प्रथमा वाला काम होता है, सप्तमी वाला आगे रहे तो। अब हली में कौन सी है? सप्तमी, आगे रहे तो ये सारे के सारे अनुस्वार का काम करेंगे। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। वही पूर्व सवर्ण के अंदर वाग्घरी, वाग्घरी इसका दूसरा रूप भी बनता है। वाग्घरी में डबल काम होते हैं, जयो हो अन्यतरस्याम विकल्प से होता है, तो एक बार तो बनता है वाग्घरी और एक बार वाघहरी, जस्तो कार्य मात्र होकर के। ऐसे ही वाग्घरी का संधि विच्छेद वाग प्लस हरि, वैकल्पिक रूप भी पूछ लिया। मतलब कोई संधि के अंदर दूसरा रूप बन रहा हो ना, जैसे मैंने धातु रूप में बताया था आपको, पठतु पठतात। ऐसे संधि के प्रसंग में भी जैसे अनुनासिक संधि है, विकल्प से होती है, यरो अनुनासिक के अनुनासिक को वा कह दिया ना, तो एतद मुरारी एतन मुरारी। ऐसे यहां पर भी वाग्घरी वाघहरी, डबल डबल रूप बनेंगे। तो जहां जहां पर डबल रूप बन रहे हो उनके वैकल्पिक रूप भी आपको आने चाहिए, एक दूसरे के विकल्प है वो। इस यदि ये पूछ लिया तो इसका विकल्प ये हो गया, और ये दे देता तो इसका विकल्प ये हो जाता। वैकल्पिक का मतलब दोनों में से कोई भी एक, इसका विकल्प ये हो गया, इसका विकल्प ये हो गया। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। ऐसे ही उत्थानम में उद प्लस स्थानम में जो दै के स्थान पर तय करता है वो कौन सा सूत्र करता है? दै के स्थान पर तय, ये तो चर्तु संधि वाला कार्य है, खरीचे। ठीक है, ये संस्कृत शिक्षा वाले पाठ्यक्रम में दिया हुआ था सूत्र अलग से। तो संभावना है जो सूत्र छूट गए ना, जो मैं बता रहा हूं, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अब यदि कोई रिवाइज पाठ्यक्रम बाय द वे आता है तो उसके अंदर इन सूत्रों को जोड़ने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। ये जुड़ेंगे ना तो यही सूत्र जुड़ेंगे, इनके अलावा कुछ बचेगा नहीं फिर। तो जो उन चीजों को हम पहले ही लेकर के साथ में चलेंगे। इसी प्रकार से जयो नित्रसाम सूत्र का संधि रूप कौन सा है? वही वाग्घरी। एक ही, अभी वाग्घरी उदाहरण है ना, ये वाग्घरी उदाहरण लघु सिद्धांत कौमुदी में भी है, सिद्धांत कौमुदी में भी है, तो बार बार वही पूछा जा रहा है। यद्यपि इससे संबंधित और भी पूछे जा सकते थे, लेकिन एक उदाहरण को बार बार पूछ रहे हैं। जयो अन्यतरस्याम, इसका वही उदाहरण वाग्घरी। तोरली सूत्र में तवर्क के स्थान पर क्या होगा? लकार। तवर्गम के तवर्क के स्थान पर क्या हो जाएगा? लकार हो जाएगा, लकारम।
तोरली सूत्र के द्वारा जो परसवर्ण संधि जिसको कहते हैं, विद्वान लिखति में वही लवण आगे है, तोरली से न के स्थान पर लय होगा, लेकिन वो अनुनासिक वाला होगा। तो अनुनासिक वाला लय कौन सा है? विद्वान लिखति पहला। उद प्लस लेख है, वही तवर के आगे लय है, उल्लेख है। उद प्लस लेख, ओरिजिनली क्या है? उद। उद देखो, वैसे तो इन्होंने कंफ्यूजन किया नहीं, उत देता तो कंफ्यूज होता। कई पुस्तकों में उत लिखा हुआ है, लेकिन संस्कृत में ध्यान रखना उद है। इसमें पाणिनि के कई सूत्र प्रमाण हैं, उन्होंने खुद ने कई सूत्र लिखे हैं। उसमें लिखा है उदह स्थायी स्तंभो पूर्वस्य उदिग्रह, कई प्रमाण ऐसे हैं जिसके अंदर उद का प्रयोग किया है। तो उसी से स्पष्ट है कि यह उद दकारांत है, तकारांत नहीं है। इसी प्रकार से इस सूत्र प्रकरण में कतिचित जना, अब इसको लेकर के थोड़े दोनों प्रश्नों को लेकर के ये 2014 वाले सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे इस सूत्र, और ये दूसरा, ये तो सही था, इसके आगे वाला स्तुत्व का प्रकरण था, अधिष्ठाता वाला। दो उदाहरण सेकंड ग्रेड 2014 में पूछे गए थे, लेकिन वो क्लियर नहीं थे, इस वजह से वो लास्ट में जाकर के डिलीट करने पड़े। अब कतिचित जनाः, अब इसमें समस्या हो गई, प्रकरण का नाम दे दिया तो कतिचित जना होना चाहिए था, और ओरिजिनली कतिचित होना चाहिए था। ओरिजिनल तो ये है, और प्रकरण का नाम दे दिया तो ये, फिर कंफ्यूजन हो गया था। इसको लेकर के आगे मैटर भी चला था, चल करके फिर डिलीट करना पड़ा प्रश्न ये। ऐसे अधिष्ठाता में भी पहले अधि प्लस स्थाता था, फिर अधि प्लस स्थाता होगा, तो उसमें दोनों दे रखे थे तो उसको डिलीट करना पड़ा। तो जैसे उल्लेख है ना, उल्लेख ऐसे उदाहरणों के अंदर जैसे उद भी आ जाए और उत भी आ जाए तो पक्का है वो प्रश्न डिलीट होंगे फिर, क्योंकि उनको कोई तय वाला प्रमाण ला देगा कहीं ना कहीं पुस्तकों से, तो दय वाला तो है ही है, ओरिजिनल है ही, तो ऐसे प्रश्न फिर क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं। तो ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि कोई प्रश्न डिलीट नहीं हो। इसका उदाहरण, स्तुत्व का उदाहरण कौन सा है? वही सकार चवर्ग वाला रामश्चिनोति, ये भी सीधे तौर पर सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में दिया हुआ है। सारंगिन जय, ये भी सीधे तौर पर उदाहरण दिया हुआ है। मतलब ज्यादातर संभावना यही है लघु सिद्धांत और सिद्धांत में जो उदाहरण दिए हुए हैं ना, उनसे ही पूछा जाए, लेकिन फिर भी आपको और अन्य उदाहरण है उनसे भी आपका परिचय होना आवश्यक है। यज प्लस नह, यज प्लस नह, वही यहां पर वही स्तुत्व संधि होकर के क्या बन जाएगा? यज्ञ। पहले तो नय के स्थान पर यह हो जाएगा और जय और यह मिलकर के ज्ञ बन जाएगा। ऐसे यहां पर सारंगिन जय में कौन सा सूत्र? स्तुत्व वाला, स्तो स्तुनाश्चु। सारे प्रकरण आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे सबके सब। सचित में अब इसका संधि विच्छेद, सत प्लस चित वही स्तुत्व संधि होगी। इस स्तुत्व का सूत्र कौन सा है? स्तो स्तुनाश्चु। अब ये संधि वाला प्रकरण था ना, संधि कौन सी है, संधि विच्छेद कौन सा है, संधि का नाम, ये तो आपने रीट में भी देखा, लेकिन ये सूत्र वाला प्रसंग रीट के अंदर नहीं था। वहां पर अब ये प्रश्न नहीं रख सकते थे, वहां पर केवल कोई रूप आ गया, उसको संधि का नाम या संधि विच्छेद दो ही काम करवा रहा था, ये दो ही काम थे, लेकिन यहां पर आपके पास अलग से आ गया। अब वही आ गया, मैं स्तुत्व बता रहा था ना, स्तुत्व वाला उदाहरण देखो। अधिष्ठाता का संधि विच्छेद क्या होगा? अधि प्लस ठाता करें कि अधिस प्लस ठाता करें कि अधिस प्लस ठाता करें कि अधि प्लस ठाता करें। इस वजह से फिर इसको डिलीट करना पड़ा, क्योंकि वैसे तो पहले मूर्धन्य श होगा, पहले मूर्धन्य से होगा ई के बाद वाले को, फिर जाकर के ठाता को स्तुत्व संधि होकर के अधिष्ठाता। ज्यादा बेहतर आंसर तो बी था, लेकिन कंफ्यूजन वाला था, इस वजह से डिलीट करना पड़ा। वही 2014 सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ था। स्तुत्व का भी डिलीट हुआ था, स्तुत्व का भी डिलीट हुआ था, कथित जना वाला भी और अधिष्ठाता वाला भी। अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में जो एग्जाम हुए दो, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के दो अलग से, उनमें कभी भी नहीं पूछा गया इस तरह के कंफ्यूजिंग कोई भी, ताकि दिक्कत नहीं हो। अब देखो यहां पर तत् प्लस टंकणम, खुद ने तत् दे दिया, लेकिन ये तत् उस स्थिति का दिया है, पहले तद प्लस टंकणम, फिर चर्त्व करके तत् प्लस टंकणम, फिर जाकर के स्तुत्वकारी हुआ, तो ये तटंकणम रूप बना। चक्रिन ढोक से वो स्तुत्व संधि का है, चक्रिन प्लस ढोक से, ऑप्शन डी वही सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण है। तटंकणम भी सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण है, मतलब बाहर से कोई विशेष नहीं पूछा। तट्टी का भी वहीं का है, तट्टी का वहीं पर, तटंकणम नहीं है वहां पर, तट्टी का है वहां पर। तद प्लस टी का वही सेम चीज। अब देखो यहां पर तत् नहीं दे रखा, ओरिजिनल क्या दे रखा है? तद। अब देखो एक पेपर, वो पेपर सेट अलग होगा, वो जो बनाया ना, ये कौन से साल का है? ये स्पेशल एजुकेशन 2018 का है, और ये किसका था? फर्स्ट ग्रेड 2020 का। इसका मतलब दोनों अलग अलग भाई साहब थे, ठीक है। एक ही होता तो उधर भी तत् प्लस टंकणम नहीं देता, तद प्लस टंकणम ही देता। तो ये पेपर सेटर पे भी डिपेंड करता है कि वो प्रश्न क्या बना रहा है, किस प्रकार के प्रश्न बना रहा है। मेरा जैसा कोई पेपर सेटर होगा तो वो पसीने ला देगा,
इतने पसीने ला देगा कि संस्कृत के आधार पर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और कई ऐसे होते हैं जो 150 में से 140 तो सभी करके आ रहे हैं, अब बच गए 10, तो वो फिर समस्या हो जाती है, फिर उसमें वास्तव में संस्कृत के अध्यापक की पहचान नहीं हो पाती है, ठीक है। तट्टिका का संधि विच्छेद, वही तट्टिका। स्टू का संधि विच्छेद कौन सा है? उड्डीन है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये उदाहरण ऐसे हैं जो अलग से बना करके जानबूझ करके बनाए गए उदाहरण हैं। ये संस्कृत एजुकेशन वाले उदाहरण हैं, लेकिन वास्तव में अच्छे उदाहरण हैं इनको। श्रीमत प्लस शरत प्लस चंद्र। अब यहां पर रटने वाले फैल हैं, फिर ऐसे उदाहरणों के अंदर रटने वाले फैल हैं, फिर उनको पूरा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कौन कौन सा कार्य हुआ है। श्रीमत प्लस शरत, पहले तो स के स्थान पर छत्व करेंगे, श्रीमत छरत, फिर सुत्व करेंगे च, श्रीमत छरत, और तय के आगे च है, इसको भी सुत्व हो जाएगा, श्रीमत छरत चंद्र। तो वो तो कई तो सोचेंगे उधर तो श्रीमत शरत चंद्र है और यहां पर श्री मच्छर कैसे बन गया ये, ठीक है। तो वो ये श्रीमत शरत चंद्र और उधर क्या बन गया? श्रीमच्छर चंद्र। तो ये हाँ, यदि ये तो चलो फिर भी बना दिया होगा, यदि ये पूछ लेता ना ये श्रीमच्छर चंद्र है, इसका संधि विच्छेद करो, तो 100% ये मान लीजिएगा अधिकांश छोटे क्या करते हैं यहां पर श्री मच्छर चंद है, यही करते ना। अगर भाई ये किसी का नाम होगा मच्छर चंद, जैसे सुरेश चंद्र, वैसे मच्छर चंद्र, ठीक है। लेकिन इसका टुकड़ा क्या होगा? श्रीमत शरत चंद्र। ऐसे ही सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद, फिर उपेंद्र, सच्चिद आनंद, सच्चिद, पहले तो ये, फिर सच्चिद और आनंद, सच्चिदानंद, फिर आनंद और उपेंद्र, सच्चिदानंद उपेंद्र, और उपेंद्र में भी उप और इंद्र, 4 संधियां। अब देखो, कहीं तो देख करके छोड़ो, कैंसिल करो इस प्रश्न को, पता नहीं क्या क्या सब में लाइन तो कर दिया, लेकिन कैसे पहचानूं मैं कौन सी हुई है यहां पर। तो ये अब जिसको टुकड़ा आता होगा ना वो देख लेगा, सत अलग है, चित्त अलग है, आनंद अलग है, उप अलग है, इंद्र अलग है। इसका यदि टुकड़े करें तो 5 टुकड़े हो जाएंगे ना, तभी तो 4 संधियां होंगी। क्या क्या हो जाएगा? सत प्लस चित्त प्लस आनंद प्लस उप प्लस इंद्र, 5 है। 5 को जोड़ करके एक रूप बनाया, ठीक है। तो ये वाले भाई साहब आए तो ऐसे पूछेंगे, हाँ पेपर सेटर ज्यादा नहीं है, 2-4 तो है, संस्कृत में ज्यादा नहीं है, ठीक है। और कौन कौन है पता नहीं है। चलो 21वां प्रश्न देखो, यहां पर वही सेम सूत्र दे दिया, सूत्र का उदाहरण इस प्रकार के। अभी इसमें भी देख लो, यदि हो सकता है कि जैसे पहला प्रश्न है, जिसको पहला आता होगा उसी से काम हो जाएगा। 6 कहां का है? तो गागम का है, तो 4 यहीं पर दिया होता। कितना भोला प्राणी है। कोई बात नहीं, पहला नहीं आता, दूसरा देख लो, गम और रसवाद से क्या होता है? गमुट, गमुट कौन से में? तीसरे में, एक ही में। ये भी नहीं आता, तो ये देख लो भाई साहब, हली सर्वेशम देवा वाला उदाहरण है, तो इससे हो जाएगा, क्योंकि वही एक जगह दे रखा है। और वृद्धि रची तो आती होगी, इतना तो मानता ही हूं मैं। अब बताओ, ये कोई प्रश्न था क्या? दिखने में बड़ा दिख रहा था, अगर 4 प्रश्न पूछे, लेकिन 4 प्रश्न नहीं, इस प्रश्न में भी 4 विकल्प थे कि चारों में से कोई एक आ जाए आपको, बस हो सकता है ना, चारों में से कोई एक भी आ जाता। यदि यहां पर ये मिक्स करता ना कि 4 3 4 4, फिर 3 1 3 3, 1 1 1 2, या फिर 2 2 2 1, ऐसे करता, तब तो ज्यादा कंफ्यूजन रहता। लेकिन ये दे दिया यहां पर, तो अब एक भी आ जाता तो क्लियर हो जाता। पहला ऑप्शन यहां पर जवाब के रूप में हो गया, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं संस्कृत वाले बेचारे भोले होते हैं। ये बता दिया मैंने आपको, वही सेम चीज उसी प्रकार से क्रमिक तौर पर चल करके, वो इंडेक्स वाले, मिक्सिंग वाले, मतलब 1-2 प्रश्न आपके जितने आएंगे उनमें से 1-2 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो मिक्स करके पूछेगा, जिसमें हो सकता है स्वर संधि भी मिक्स हो रही हो, व्यंजन संधि भी मिक्स हो रही हो, उन दोनों को मिलाकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गमुड़ागम संधि का सूत्र फर्स्ट ग्रेड में पाठ्यक्रम में इस वजह से पूछा। सुगणनी से, ये भी फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में है, सुगण प्लस इस है, वही गमुड़ागम से जुड़ा हुआ प्रकरण है। और हल संधि, अब ये मिक्स देखो, हल संधि का शुद्ध रूप नहीं है, तद प्लस लीन है, तल्लीन है, हल संधि है। वाक प्लस ईस है, वागीस है, हल संधि है। सुगण प्लस ईस है, सुगणनीस है, हल संधि है, वही गमुड़ागम वाला। लेकिन अब देखो सेकंड ग्रेड में पूछा गया, अब आप कह रहे हो ना गमुड़ागम क्यों पढ़े सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में पूछा गया सुगणनीस से गमुड़ागम का है,
तो आपको जब तक गमनागम नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका पता नहीं लगेगा। अब प्रणश्यति को देख लीजिएगा, व्यंजन संधि क्यों नहीं हुई। प्रणश्यति में वैसे संधि कार्य कोई सा भी नहीं हुआ, आपको मैंने प्रोसेस बताई णत्व की। प्र में देखो प रे ए न, तो प के बाद में रे के बाद में ए, अटका व्यवधान है, न को न हो जाना चाहिए ना, क्या रूप बनेगा शुद्ध। प्रणश्यति की जगह क्या बनेगा प्रणश्यति, न की जगह क्या होना चाहिए था न, लेकिन इसमें संधि कार्य तो कोई सा ही नहीं था। पहली बात तो रूप अशुद्ध है ये, और संधि कार्य तो कोई सा भी नहीं है। शिव छाया का संधि विच्छेद, शिव प्लस छाया, वो तुक का आगम होकर के वहां पर छत्व संधि का कार्य होना। इस प्रकार से ये सत्शील है, सत प्लस शील है, वही छत्व कार्य होकर के सुत्व कार्य हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस प्रकार से ये जो व्यंजन संधि के प्रसंग थे, इनको और स्वर संधि के प्रसंगों को लेकर के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अंतिम प्रकरण, वो है विसर्ग संधि का प्रसंग। जैसे कि आपको हमने बताया दो टुकड़े कम से कम हमने स्वर संधि के कर लिए और 3 टुकड़े हमने व्यंजन संधि के कर लिए। ऐसे 3 टुकड़ों के अंदर लेकर के हम चलेंगे इसके प्रसंग को 3-4 टुकड़ों में ही। कैसे, एक प्रसंग तो हम रख लेंगे जो सह वाला प्रकरण है ना, विसर्ग के स्थान पर सह कौन कौन से सह आते हैं। एक प्रसंग रख लेंगे उत्व संधि वाला, एक प्रसंग रख लेंगे रैलोप वाला। 3 टुकड़ों में बांट करके इसको चल लेंगे। विसर्जनीय सह कदा भवति, तो वो जो विसर्जनीय सह है ना, उस सूत्र के आधार पर उसमें खर परे, खर वर्ण आगे रहे तो। विष्णु त्राता में सूत्र कौन सा लगा, वही विसर्जनीय सह। आप देख सकते हो पाठ्यक्रम में जो पहला सूत्र है वो कौन सा है, विसर्जनीय सह, उसको लेकर के प्रश्न। वधु प्लस ऐसा, तो वहां पर देखो ससजु सोरु है ना, वो ऋतु वाला कार्य करेगा, और वधु प्लस रेसा, वधु प्लस ऐसा, वधु रेशा, विसर्ग के स्थान पर रह होगा, वो दिखेगा। खरब सान यो हो, रिक्त स्थान पूछ लिया, विसर्जनीय। ये प्रश्न भी पूछ रहा है, थोड़ा सा बड़ा सूत्र हुआ तो पक्का रिक्त स्थान पूर्ति वाला पूछ लेगा, तो सूत्र भी आपको अच्छे से हो ही जाएंगे कवर। विसर्जनीय से सूत्र के द्वारा क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, स होता है, ऑप्शन डी। विष्णु त्राता वापस पूछ लिया, विसर्ग के स्थान पर स होता है, कब होता है, खरी, मतलब खरवर्ण आगे रहे तो, सप्तमी इसमें खरी, खरवर्ण आगे रहे तो। इसी प्रकार से शिवो, अब ये उत्तु वाले आगे, शिवो वंद्य का शिवर वंद्य करने पर ऊ किससे होगा, हसीचे। शिवो वंद्य में संधि कौन सी है, देखो पूर्व दे रखा है, हल दे रखा है, अच दे रखा है, विसर्ग। वास्तव में ये उत्व संधि का प्रसंग विसर्ग का ही भेद है, तो इसलिए विसर्ग संधि हो गई। ऐसे ही हसीचे सूत्र इनमें से कौन से में नहीं लगा, देखो उत्व संधि यहां पर भी हुई है, यहां पर भी हुई है, यहां पर भी हुई है। ठीक है, शिवोर्च्य के अंदर हसीचे नहीं लगा, बल्कि कौन सा, अतो रो प्लुताद अप्लुते, ह्रस्व ए वाले प्रसंग में। जैसे यहां पर देख सकते हो, इसका उदाहरण कौन सा पूछ लिया, ये 17 सेकंड ग्रेड में पूछा, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 19 वाले में। अब इसको पूछ लिया शिवोर्च्य, ये शिवार्च्य नहीं बनेगा, ये नहीं बनेंगे, ये बनेगा। तो इनसे संबंधित प्रसंग, ऐसे शिवोर्च्य पद से संधि विच्छेद शिवस प्लस अर्च्य। ऐसे हसीचे का उचित उदाहरण देवो गच्छति, उत्व संधि होती है। ठीक है, कह प्लस अपि कोपी, वही ओत्व विधायक, वही उत्व संधि वाला कार्य होकर के सारा काम कौन करेगा, अतोरो। यहां पर विसर्ग वाला प्रसंग के स्थान पर उत्व अतो से होगा। कह प्लस अयम, वही अतोरो प्रदान से लगेगा, विसर्ग वाले प्रसंग में आगे इधर भी ए हो तो। ठीक है, रामो जयति, इसमें संधि विच्छेद राम है प्लस जयति, और वही हसीचे वाला प्रसंग लग करके, मतलब उत्व संधि के दोनों प्रसंगों के, एक तो अतोर और प्लुते और एक हसीचे, उत्व संधि वाले दोनों प्रसंगों से हर साल उदाहरण पूछे जा रहे हैं। तो 2 ही प्रसंग है उत्व संधि, उनसे पूछ लिया। इसी प्रकार से जो आपके पाठ्यक्रम में जो सूत्र है ना, रोरी, ठीक है, रह के आगे रह रहे तो पहले वाले रह का लोप, और वहीं पर एक सूत्र आता है ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है, रह का लोप होने पर उससे पहले वाले अण को दीर्घ हो जाता है। तो यहां पर देख सकते हो, पुनर् प्लस रमते, रह का लोप हुआ, दीर्घ हो गया, पुनारमते। हरि ही रम्य है, हरि ही रम्य है, वही विसर्ग के स्तर पर रह का लोप हो करके हरि रम्य, वो रोरी वाला प्रसंग। अब देखो ड्र लोपे, इसका उदाहरण कौन सा रूप है, वही दीर्घ वाला कार्य हो गया, शंभु राज,
शंभु पहले से रह के आगे रह का लोप, और फिर क्या हो जाएगा दीर्घ शंभु राजते। पुनर् प्लस रमते, वही रूप क्या बन गया पुनः रमते। इसमें प्रमुख सूत्र कौन सा हो गया, ड्रैलोपे भी लग गया, रोरी दे नहीं रखा, दोनों से काम हुआ, रह का भी लोप हुआ, रोरी और ड्रैलोपे। यदि यहां पर एक में रोरी भी होता है ना, तो एक ऑप्शन ये भी होता है ए और ब दोनों, मतलब दोनों ही महत्वपूर्ण है, रह का लोप भी होगा और दीर्घकारी भी होगा, दोनों बराबर की शक्ति है। पुनः रमते, इसका संधि विच्छेद क्या होगा पुनर्रमते, ठीक है, पुनर्रमते, पुनः रमते, पुनर्रमते, पुनः पुनः रमते, कई बार पूछ लिया ना, तो पुनः रमते शाब्दिक हो गया। पुनः रमते का मतलब भी क्या होता है, बार बार अच्छा लगे, तो पेपर सेटर को भी अच्छा लग रहा है, पुनः रमते बार बार पूछ रहे हैं। शंभु राजते, वही सेम शंभु राजते, ये भी सीधे तौर पर सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण है। ये नृपाह ददती है ना, ये विकल्प से विसर्ग के स्थान पर रह के स्थान पर यह का विकल्प से लोप, जो भो भगो वाला सूत्र है ना, उसके वाला उदाहरण है, इसलिए यहां पर पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ है। तो ये सारे के सारे जितने भी प्रसंग थे, इनको हम साथ लेकर के चलेंगे। तो ये जैसा कि आपने पूरे के पूरे संधि के टॉपिक में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके आधार पर एक बात तो सामान्य तौर पर हमारे पास निष्कर्ष के रूप में आ गई। क्या हमारा जो तरीका रहेगा, क्या रहेगा, हमें जो भी सूत्र हमारे पाठ्यक्रम में है उस सूत्र को भी पूरा समझना है, क्योंकि आपने देखा कि सूत्रों के रिक्त स्थान पूर्ति का प्रश्न भी आ रहा है कि वो कब कब होगा, साथ में उसका जो अर्थ है अर्थात जो वृत्ति है उस वृत्ति को भी समझना होगा, क्योंकि वृत्ति को लेकर के भी प्रश्न हर साल आ रहा है। देख लिया आपने हर जगह ये होने पर क्या होगा, इसमें क्या आगे रहे तो खरी या खरीच है, जो भी है सारे के सारे, मतलब सूत्र भी आना चाहिए, सूत्र की वृत्ति भी आनी चाहिए, और वहां पर जो उदाहरण है, उदाहरण दो प्रकार के होने चाहिए। एक तो जो हमारे कौमुदी ग्रंथों में जो दिए हुए हैं ना, ज्यादातर तो यही पूछे गए हैं, ज्यादातर परीक्षाओं में हमारे जो कौमुदी ग्रंथ लघु सिद्धांत या वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के जो उदाहरण है ना, उन्हीं को पूछा गया है वो, लेकिन साथ में कुछ उदाहरण अन्य भी आए हैं और कुछ उदाहरण मिश्रित वाले उदाहरण भी हैं। अन्य उदाहरण का मतलब होगा केवल उसी संधि का कोई दूसरा उदाहरण, और मिश्रित वाले उदाहरण सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत में नहीं है। मिश्रित वाले तो जैसे सच्चिदानंद वाला आया या श्री मच्छर चंद वाला आया, वो सारे के सारे उदाहरण काल्पनिक होंगे, मतलब जोड़ करके बनाए जाएंगे। तो ऐसे उदाहरण, मिश्रित वाले उदाहरण तो हम लास्ट में देखेंगे पूरी संधि कवर करने के बाद, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में दे दें तो दूसरी संधि आगे चल रही तो नहीं हो पाएगा वो, इस वजह से। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के हमें यहां पर उदाहरण रखने होंगे। उदाहरणों के दौरान हमें हमेशा यह चीज ध्यान रखनी है कि जब भी संधि विच्छेद करें, देखो संधि करते समय तो कठिन काम नहीं है, संधि विच्छेद देकर के आपसे संधि करवाए या फिर संधि का नाम पूछे तो कठिन काम नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है यहां पर, विच्छेद करना। तो विच्छेद के प्रसंग में जितने भी कंफ्यूजन है वो कैसे कैसे, वहां पर मूल शब्द कौन कौन से हैं, मूल शब्दों का ज्ञान आप लेना जरूरी है। इसलिए यहां पर संधि के दौरान मैं आपको काफी उदाहरण भी दूंगा प्रत्येक प्रसंग वाइज, ठीक है, और व्याकरण का जो तरीका होता है उस तरीकों को लेकर चलेंगे। जैसे मान लो मैंने आपको बताया, जैसे यण संधि वाला प्रसंग आया, आपने देखा कि छोटे ऊ के स्थान पर भी वह और बड़े ऊ के स्थान पर भी वह, तो वधु चमू श्वश्रु, इसमें तो ऊ बड़ा है और बाकी जगह ऊ छोटा। तो हम क्या याद करेंगे, जो ऐसे उदाहरण है ना उनको तो याद कर लेंगे, बाकी बच गया जिसको देख लेंगे। जैसे वृद्धि संधि में आई वाला प्रसंग है, औ वाला प्रसंग है, आगे यम वाला प्रसंग हो या इक वाला प्रसंग हो तो डबल मात्रा में, बाकी जगह सिंगल मात्रा में। तो ऐसे इन नियमों को भी याद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को हम यहां पर लेने की कोशिश करेंगे। तो ये चार शीर्षकों में हमारा जो वर्गीकरण है, इसको लेकर के हमारा जो कार्य है उसको लेकर के हम क्रमिक तौर पर चलेंगे। मतलब ये हुआ, सूत्र भी आना चाहिए, उसका अर्थ भी आना चाहिए, उसके उदाहरण भी आने चाहिए, और वहां से विच्छेद कैसे किया जाए उसका भी अभ्यास आपको कर लेना चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण है उनको भी आपको रखना होगा। तो ये सारा का सारा जो प्रसंग है वो हम स्वर संधि के दौरान, व्यंजन संधि के दौरान और साथ में विसर्ग संधि के दौरान रखेंगे। यहीं पर यदि हम क्रमिक तौर पर देखें, सबसे पहले हम हमारे इस शीर्षक में जो स्वर संधि है, स्वर संधि के प्रसंग को रखेंगे,
जिसमें सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ के बाद में गुण संधि, गुण के बाद में वृद्धि संधि, फिर वृद्धि के बाद में यण संधि, यण के बाद में अयादि संधि, हम हमारा सीरियल अलग करेंगे। यद्यपि यदि आप कौमुदी ग्रंथों को देखें, चाहे लघु सिद्धांत देख लीजिएगा चाहे सिद्धांत देख लीजिएगा, वहां पर संधि के दौरान पहला सूत्र आता है इको यणचि, यण संधि वाला आता है। लेकिन हमें सबसे पहला स्वर अ है और स्वर के आगे भी अ हो, तो अ के आगे अ होने पर संधि होती है दीर्घ संधि। तो हमें तो पहले कौन सा पढ़ना पड़ेगा? दीर्घ संधि। हम हमारे तरीके से लेके चलेंगे। कौमुदी ग्रंथ इत्यादि में अलग तरीका हो सकता है, अलग सीरियल हो सकता है, लेकिन हम हमारे हिसाब से चलेंगे। अब बीच में जैसे मान लो गुण संधि आई, अब गुण संधि के दौरान ही गुण संज्ञा का सूत्र भी आ जाएगा। गुण कहते किसको हैं? वृद्धि संधि आई तो वृद्धि कहते किसको हैं? ऐसे यण संधि आ गई तो ये तो कोई बड़ा बात कार्य नहीं है यहां पर तो, लेकिन दो के प्रसंग में एक संज्ञा विशेष भी हो गई। इसके बाद हमारे पास पर रूप और पूर्व रूप। सबसे पहले हम पूर्व रूप को पढ़ेंगे, फिर बाद में हम पढ़ेंगे पर रूप। तो सामान्य तौर पर तो ये कार्य हो गए। फिर इसके बाद में हम अभंग आदेश वाला जो गो वाला प्रसंग है उसको रखेंगे, और लास्ट में चल करके हमारा जो प्रकृति भाव का कार्य है उसको हम रखेंगे। मतलब ये हुआ, ये 5 तो ओरिजिनल संधियां और इसके बाद में ये 4 अपवाद के तौर पर, ये क्रमिक तौर पर हम लेकर के चलेंगे। इसी तरह से व्यंजन के प्रसंग में भी, व्यंजन संधि के प्रसंग में भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारा जो 1 2 3 4 वाला कार्य है, जिसमें चर्त्व संधि, चर्त्व के साथ में जस्त्व संधि, जस्त्व के साथ में अनुनासिक संधि, 3 संधियां तो ये होंगी 1 2 3 4 की कहानी। और पंचम वर्ण की कहानी के अंदर अनुस्वार संधि और अनुस्वार को परसवर्ण करने वाला कार्य भी हम रख लेंगे, और कोशिश करेंगे यहीं पर गमुड़ागम को भी रख लें, क्योंकि गमुड़ागम भी पंचम वर्ण वाला ही प्रसंग है। इस वजह से इसके साथ में हो जाएगा। ये पहला पार्ट रख लेंगे इसको हम जो अलग रख करके। फिर दूसरा पार्ट हम यहां पर करेंगे अपवाद के तौर पर ही पूर्व सवर्ण और पर सवर्ण, ये 2 संधियां होती हैं। जैसे उधर पूर्व रूप पर रूप थे, इसी प्रकार से ऐसे ही यहां पर जो व्यंजन संधि के प्रसंग में स्तुत्व, ठीक है, स्तुत्व, इन दोनों संधियों के प्रसंग को रखेंगे। और अंत में हमारे पास बच जाएगा कौन सा? छत्व का प्रसंग बच जाएगा, तुगागम का प्रसंग बच जाएगा, तो उनको हम साथ में रखेंगे। ऐसे 3-4 टुकड़े करके हम इसका जो विभाजन है उसको रखेंगे। गमुड़ागम को अपन यहां पर भी पढ़ सकते हैं। और अंत में जो विसर्ग संधि का प्रसंग है, विसर्ग संधि के प्रसंग में हमारे पास जो प्रकरण आएगा उसको हम रख सकते हैं कैसे? विसर्ग संधि में सबसे पहले जो स, श, श, र, ये काम होते हैं विसर्ग के स्थान पर, या विसर्ग या अर्ध विसर्ग वाला जो काम होता है उसके प्रकरण को रखेंगे। फिर दूसरा काम होगा उत्व संधि वाला, उसको रखेंगे। और तीसरा काम होगा जो रोरी वाला प्रसंग है, रैलोप वाला प्रसंग और ड्रेलोपे वाला प्रसंग, उसको रखेंगे। और लास्ट में जो बच गए प्रकरण उनको रखेंगे। मतलब इस प्रकार से प्रत्येक संधि के कम से कम 3-3 4-4 टुकड़े करके हम पूरा का पूरा जो हमारा अध्ययन का कार्य है वो रखेंगे। इसी आधार पर लगभग ये जितनी भी 13, 14, 15 क्लासेज जो होंगी वो संधि की क्लासेज हम रखेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो संधि का शीर्षक है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम है और कैसे हम इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में आज की कक्षा में हमने चर्चा यहां पर की है। और यहां पर सामान्य तौर पर जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं बेसिकली वो कौमुदी ग्रंथों के आधार पर पूछे जा रहे हैं। तो वहां पर तो हम पंक्ति से एक एक लाइन टू लाइन लेकर के चलेंगे और उनको क्रमिक तौर पर रखेंगे। साथ में उदाहरण के दृष्टिकोण से उदाहरण असंख्य दिए जा सकते हैं, उदाहरण तो काफी हो सकते हैं। जो हम टेस्ट रखेंगे, टेस्ट के अंदर हम ऐसे उदाहरण काफी रखेंगे जो हो सकता है कि मैंने यहां पर लिखवाया नहीं हो या लिखवाऊं नहीं उसको, लेकिन वो टेस्ट में आ जाए। तो उसका उद्देश्य आपका परीक्षण करना रहेगा। तो यहां पर मैं ज्यादातर कोशिश ये करूंगा कि जैसे मान लो सबसे पहले हम गुण इसकी दीर्घ संधि की बात करें तो अक सवर्ण दीर्घ ए ई उ री री 5 प्रकरण है। 5 प्रकरणों के आगे के जैसा हो तो दीर्घ कार्य होगा। तो कोशिश ये करेंगे कि सभी प्रकरणों के 2-2 3-3 4-4 उदाहरण तो आए हमारे पास। तो थोड़ा सा उदाहरणों की बहुलता हो जाएगी, लेकिन उसके माध्यम से भी आपको कुछ विशेष बात ही समझाने का मौका मिलेगा या फिर उस तथ्य को स्पष्ट करने का मौका मिलेगा।
उदाहरण कहीं से भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वही उदाहरण आए, उदाहरण कहीं से भी आ सकता है, लेकिन पहले जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उनको हम साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो संधि का टॉपिक है, संधि के टॉपिक को लेकर के हमने जो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसकी जो रणनीतिक जो चर्चा है वो हमने की है, किस किस रूप में हम कैसे कैसे वर्णों को, कैसे कैसे पाठ्यक्रम के जो बिंदु हैं उनको रखेंगे, कौन कौन से सूत्रों को किस क्रम से रखेंगे, वो सारी चर्चा हमने यहां पर की है। धन्यवाद। तो ये आज की क्लास के अंदर हमने संधि का जो टॉपिक है इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन से सीरियल से पढ़ना है, उसकी चर्चा की। काफी लोग आनंद ले रहे थे सोने का। ले रहे थे ना? हाँ, तो अभी उनका मैं एक एक का नाम लेता और उनको खड़ा करके पूछता हूं कि क्या क्या दिखा सपने में। हाँ, यदि ऐसा करते हैं तो फिर वो आए नहीं तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि न तो इधर के रहे न उधर के रहे। घर पे रहते तो आराम से सोते तो सही, अब यहां न तो सो पाए, ठीक है, और न ही पढ़ पाए। अब मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी को कहूंगा नहीं, ताकि आप सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। कल से हमारी जो संधि की क्लास है वही समय पर, यथावत समय पर पहली क्लास से हम लेकर के चलेंगे और क्रमिक तौर पर हम रखेंगे। हाँ, इसलिए नहीं कहता हूं मैं सीधे तौर पर कि आजकल क्या है कि आजकल के